ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। कई साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्ट्री फैंस के लिए सालों से ये चर्चा का विषय रहा है कि आखिर ये पिरामिड किसने और क्यों बनाए थे। इस सवाल ने ही अलग अलग थ्योरीज को जन्म दिया है। किसी ने कहा कि इन्हें एलियंस ने बनाया है, तो किसी ने ये दावा किया कि ये पिरामिड उस वक्त के पावर प्रोजेक्ट्स है। लेकिन ये पिरामिड कुछ और नहीं बल्कि उस वक्त के राजाओं ने अपने लिए बनवाए मकबरे ही थे, जो उनके सैकड़ों सालों के इंजीनियरिंग ट्रायल्स और एरर का नतीजा था। ये पिरामिड बहुत ही ऊंचे होने के साथ साथ बहुत ही प्रिसाइज एक्यूरेसी में बनाए गए थे। साथ ही साथ इन्हें बनाते वक्त अलग अलग दिशाओं का भी ध्यान रखा गया था और यही बातें इन्हें रहस्यमय बनाती है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जरूर ये इमारतें किसी दूसरी दुनिया के लोगों ने बनाई होगी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये पिरामिड उस वक्त के लोगों के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्रांति का फाइनल प्रोडक्ट था। उस वक्त इजिप्शियन राजघरानों का पुनर्जन्म पर विश्वास था, इसलिए वो अपने मौत के बाद अपने शरीर को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करके रखते थे। इन राजाओं को जहां दफन किया जाता था, उसके साथ उन राजाओं द्वारा इस्तेमाल होने वाली चीजें, खाने का सामान और भारी मात्रा में ज्वेलरी भी रखी जाती थी। यही कारण है कि उन्हें अपने मकबरे को संरक्षित करने की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए वो अपने मकबरे को बड़े बड़े पत्थर और कीचड़ से ढक देते थे, ताकि उनके मकबरे को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। पिरामिड बनाने की शुरुआत जोसर नाम के राजा से हुई। इस राजा ने जीते जी अपने मकबरे को बनाते वक्त पहली बार एक के ऊपर एक कीचड़ और पत्थरों के 6 स्टेप्स का इस्तेमाल किया, ताकि उसका शरीर और साथ में रखी गई चीजें सुरक्षित रहे, और यहाँ से ही पिरामिड युग की शुरुआत हुई। इसके बाद आया स्नेफ्रू, जिसे मिस्टर पिरामिड भी कहा जाता है। स्नेफ्रू ने भी अपने लिए स्टेप पिरामिड बनवाया था, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आया। उसने इसे और स्मूथ बनाने के लिए दूसरा पिरामिड बनवाना शुरू किया। पहले किसी ने पिरामिड नहीं बनाया था, इसके कारण उसने बहुत सी गलतियां की। दूसरा पिरामिड बनाते वक्त उसने इसे सॉफ्ट सैंड के ऊपर बनाना शुरू किया, जिसके कारण इसे स्ट्रॉन्ग बेस नहीं मिला। साथ ही यह खड़ी चट्टान के समान दिखने लगा, इसीलिए आधा पिरामिड बनाने के बाद उसने इसे और स्लोप दिया। लेकिन यह पिरामिड भी उसे पसंद नहीं आया, तो उसने तीसरे पिरामिड बनाने की शुरुआत की। इस बार उसने सॉलिड फाउंडेशन का इस्तेमाल किया। अब तक इजिप्शियन ये जान गए थे कि खड़ी दीवार को ज्यादा ऊंचा बनाने पर उसे स्टेबिलिटी नहीं मिलती और ये गिर जाती है। इसीलिए उन्होंने छोटी छोटी दीवारों को एक के साथ एक जोड़कर थोड़ा इंक्लाइंड यानी झुकाव के साथ बनाया। स्नेफ्रू का कहना था कि जब तक उसे सही पिरामिड बनाने में कामयाबी नहीं मिलेगी, तब तक वो इस पर काम करता रहेगा। इसके लिए उसने पिरामिड के अलग अलग ब्लूप्रिंट्स बनाना जारी रखा। इसके बाद आया उसका बेटा खुफू, जिसने अपने पिता के ब्लूप्रिंट्स के अनुसार पिरामिड बनाया, जिसे आज हम ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से जानते हैं। 1889 में फ्रांस में आईफेल टावर बनने तक पिछले 4000 सालों से ये पिरामिड दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था। इसके बाद खुफू का बेटा खाफरे आया, जिसने अपने पिता के पिरामिड के बगल में अपना पिरामिड बनाना शुरू किया। इस वक्त उसने अलग अलग इनोवेशन किए। पिरामिड के लिए 46,000 स्क्वायर मीटर सॉलिड फाउंडेशन बनाने के बदले उसने इसे एक नेचुरल 33 फीट ऊंची पहाड़ी पर बनाना शुरू किया, और यही वजह है कि 3 मीटर छोटा होने के बावजूद भी ये खुफू के पिरामिड से ऊंचा होने का आभास होता है। इन सभी बातों से ये पता चलता है कि ये पिरामिड 3 जनरेशन की मेहनत और इनोवेशन का नतीजा था। इन 3 जनरेशन के अलग अलग ट्रायल्स और अपनी गलतियों में सुधार करने के कारण पिरामिड जैसा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ। अगले 700 सालों तक पिरामिड का निर्माण जारी रहा, और हम सब जानते हैं कि एक ही प्रोडक्ट को बार बार बनाने पर उसके क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आती है। वैसे ही पिरामिड के साथ हुआ। इन सभी राजाओं के पुनर्जन्म की बात तो कभी सामने नहीं आई, पर उनके बनाए हुए पिरामिड ने आज भी उनका नाम जिंदा रखा है। इस वीडियो में बताई हुई जानकारी अगर आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।